अच्छा जी बेटा, मई जून 2025 पेपर 22 कर रहे हैं जो हमारे टेस्ट में आया था, एग्जाम में रिसेंट ईयर में। इसकी बहुत ही एक डिटेल्ड कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी मैंने डाला हुआ है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, वैसे भी आप लोगों को पोर्टल पे भी अपलोड किया हुआ है, हर जगह पे ये चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। फिर भी ज़रा ये हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता जी, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, सेक्शन बी कर रहे हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड फ्री गुड। कहता है पब्लिक गुड और फ्री गुड का मुझे डिफरेंस बता दो, जो कि आपके पास सीधे सीधे 3 मार्क यहाँ पे रेडी हो गए। एंड कंसिडर वेदर अ मार्केट इकोनॉमी कैन नेवर प्रोड्यूस पब्लिक गुड। देखो, ये बात आप लोगों को बहुत मर्तबा बताई गई है कि एक प्राइवेट इदारा, एक मार्केट इकोनॉमी कभी भी पब्लिक गुड को प्रोड्यूस नहीं करती। हाँ, अनटिल ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम। हाँ, अनटिल एंड अनलेस के अगर कोई तरीका निकल आता है जिसके थ्रू हम लोग चार्ज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग चार्ज कर सकते हैं पैसे, और हम लोग लोगों से पैसे ले निकलवा सकते हैं, तब आपके पास देर इज अ वे कि आप पब्लिक गुड देना शुरू कर दो। बट इट इज हाईली अनलाइकली, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पब्लिक और फ्री गुड का डिफरेंस बता दो, और मुझे ये बता दो कि यार क्या मार्केट इकोनॉमी हमेशा पब्लिक गुड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फ्री गुड की डेफिनेशन में जो उसके की पॉइंट्स हैं वो लिखना बड़ा जरूरी है। क्या की पॉइंट है? स्कार्स नहीं होते, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस देम, डू नॉट रिक्वायर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा, ये 3 बातें लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपको नॉलेज के मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ्री गुड वो गुड होता है जो कि स्कार्स नहीं होता, इनको प्रोड्यूस करने में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आती, और इनको प्रोड्यूस करने में कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं आते। एग्जाम्पल देना जरूरी है। रोड इज नॉट अ फ्री गुड, ठीक है ना। बिल्डिंग इज नॉट अ फ्री गुड, स्ट्रीट लाइट, हेल्थ केयर इज नॉट अ फ्री गुड। जहन का इस्तेमाल किया करो, दिमाग का इस्तेमाल किया करो। पब्लिक गुड के अंदर पब्लिक गुड की नेचर्स बताना बहुत जरूरी है कि जी नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है, नॉन राइवलरस क्या है, फिर एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है ना। तो आपको बेटा ये प्रॉपर तरीके से बताना है कि फ्री गुड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगते, जबकि पब्लिक गुड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे होते हैं, फंडिंग लग रही होती है, उनको बनाने में रिसोर्सेज जाती हैं, स्कार्स होते हैं। ठीक है, सीधे सीधे 3 मार्क्स यहाँ पे आपके आ चुके हैं। एनालिसिस AO2 क्या कह रहा है जी? वो ये कह रहा है कि जी फर्म्स जो हैं वो जाहिर सी बात है चार्ज नहीं कर पाते ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। फ्री राइडर की वजह से इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द फर्म्स टू चार्ज मनी फॉर पब्लिक गुड। और इस मुफ्तखोरी की वजह से प्राइवेट वाला कभी भी नहीं देगा। पब्लिक प्राइवेट इदारा यानी कि मार्केट इकोनॉमी एज सच इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड। और गवर्नमेंट जो पब्लिक गुड देती है इट इज़ यूजुअली फंडेड बाय टैक्सेस। ठीक है। इवैल्यूएशन के जी क्या प्राइवेट इदारा कभी भी पब्लिक गुड देगा या नहीं देगा, ये बात भी मैंने आपको अभी अभी बता दी है कि प्राइवेट इदारा कभी भी पब्लिक गुड नहीं देता ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर। हाँ, अगर कोई वहां पे तरीका निकल आता है जहां पर आप एक्सक्लूडेबल वाला कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं, आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं, देन इट इज पॉसिबल कि एक मार्केट इकोनॉमी आपको पब्लिक गुड देना शुरू कर दे, वरना ऐसा रियलिटी में लोग नहीं करते। इन थ्योरी मार्केट इकोनॉमी कुड प्रोड्यूस पब्लिक गुड इफ देर इज अ वे टू मेक देम एक्सक्लूडेबल। ठीक है, सर टोल लोड वगैरह होते हैं। और इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडीज टू इनकरेज प्राइवेट फर्म, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है प्राइवेट फर्म्स को कि यार तुम्हारी मेहरबानी है, तुम आके स्ट्रीट लाइट लगा दो या तुम आके रोड बना दो, ठीक है ना। हाउएवर इन मोस्ट केसेस द इंसेंटिव फॉर प्राइवेट बिजनेस इज टू वीक। मीनिंग क्या है कि जी पब्लिक गुड खुद ही बना रहा होता है इन चीजों को, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि यार इस तरह की कोई चीज हो जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कैंडिडेट रिस्पांस में अपने डिस्कस किया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को करवाई भी है, हर चीज़ अपलोडेड भी है सर जगह। पार्ट बी कहता है असेस द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट कैन इंश्योर बोथ मैरिड एंड डीमेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिजायरेबल क्वांटिटीज। कहता है कि यार मुझे ये बता दो गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर सकता है कि मैरिड और डीमेरिट गुड डिजायरेबल क्वांटिटीज में अवेलेबल हो। तो बेटा वो यहां पर मार्केट फेलियर का लिंक कर रहा है विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और जब वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात यहाँ पे छेड़ देता है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिसीज टू सॉल्व मार्केट फेलियर की एक तरीके से आपको बात कर रहा है। मैरिट डीमेरिट क्या होता है ये आपने बता दिया। अच्छा, ये मुझे एक बात याद आई, एक बच्ची थी उसका मैं पेपर रिव्यू कर रहा था, तो उसने लिखा हुआ था कि मैरिड गुड इज अंडर कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड।
हालांकि उसको लिखना चाहिए था अंडर प्रोड्यूस्ड, तो यहां पर एग्जामिनर मार्क खा गया। डीमेरिट का लिखा हुआ था ओवर कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड, लिखना क्या चाहिए था ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर प्रोड्यूस्ड, एग्जामिनर मार्क खा गया। ठीक है ना। अगर आप की पॉइंट अपने आंसर में नहीं लिखोगे कि मैरिड गुड क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, डीमेरिट क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, या ओवर कंज्यूम्ड, ओवर प्रोड्यूस्ड, ओवर एलोकेटेड, बेटा इस पे फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं बहुत बार बता चुका हूं, आप लोग कहते हो सर मैं हर चीज करेक्ट लिख के आया हूं, हर चीज ठीक लिख के आया हूं, आप लोग जो की बात मिस कर दोगे उसके मार्क फिर नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है टू करेक्ट मार्केट फेलियर। किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है बेटा, ये सारी तरीके आप लोगों के पास हैं, नोट्स में भी लिखे हुए हैं, सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं। मेरिट को सब्सिडीज दे दो, डायरेक्ट प्रोविजन कर दें यानी कि स्टेट प्रोविजन कर दें, इंफॉर्मेशन कैंपेन्स यानी कि एडवर्टाइजिंग के साथ लिंक करें, देखो हर किसी की डायग्राम भी बनाई हुई है। ठीक है ना। डीमेरिट पे टैक्स लगा दो, रेगुलेशंस लगा दो, बैन लगा दो, इसके डिटेल में जाने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है। ये चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई गई हैं, और ये सवाल कोई 500 मरतबा रिपीट हो चुका है। अच्छा, जो स्ट्रक्चर आप लोग लिखते हो ना, स्ट्रक्चर में मिस्टेक है, स्ट्रक्चर में मसला है। आप लोगों ने नॉलेज दे दी ना। अब लेट से मैं बात कर रहा हूँ, सब्सिडीज की बात कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, और मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैंने इन तीन चीजों की बात कर ली है। तो सब्सिडीज के अपने बेनिफिट्स, अपने ड्रॉबैक्स, एडवर्टाइजिंग के अपने बेनिफिट्स, अपने ड्रॉबैक्स, टैक्सेस के अपने बेनिफिट्स और अपने ड्रॉबैक्स। इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना है, इंडिविजुअल रहो, अपने अपने उससे हिसाब से रहें, अपने हिसाब से काम करें। सीधा सीधा आपने सब्सिडी के बेनिफिट ड्रॉबैक बता दी, दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक बता दो, बहुत है, डायग्राम के साथ लिंक करो। अच्छा, अब डायग्राम बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने डायग्राम एक्सप्लेन करनी है। डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि जो पॉइंट आपने यहां पे लिखा हुआ है उसको लिंक करो यहां पे। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, लो भाई सप्लाई बढ़ के दिखा दिया आपने, एज शोन इन डायग्राम। प्राइस गिर गई है, एज शोन इन डायग्राम। ठीक है ना। आपके पास क्वांटिटी बढ़ गई है, एज शोन इन डायग्राम। ये तरीका होता है। ये नहीं मैं जी बता रहा हूँ सब्सिडी से सप्लाई का राइटवर्ड चली जाएगी फ्रॉम S to S1 क्रिएटिंग अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम E to E1, दिस विल रिड्यूस प्राइस लेवल फ्रॉम P to P1 एंड क्वांटिटी फ्रॉम Q to Q1 विल इंक्रीज। तो बेटा ये कोई मार्क थोड़ी है। जब तक आप इन पॉइंट देखो, डायग्राम इसको सपोर्ट करने के लिए होती है, आप सपोर्ट ही नहीं ले रहे हो। ठीक है ना, तो बेटा फिर क्यों मार्क देगा एग्जामिनर आप। तो ये चीजें, ये गलतियां होती हैं, बेसिक छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग अपने एग्जाम में अक्सर कर जाते हो भाई। अगर आप सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया हुआ है, आपने कोई एनालिसिस थोड़ी की हुई, लिंक करना होता है। अच्छा, फिर उन्हीं के ड्रॉबैक्स हैं। अब ये सारे ड्रॉबैक्स आपके पास लिखे हुए हैं, ये भी आप लोग बेटा बहुत डिटेल में नोट्स में ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। इवैल्यूएशन पे आइएगा। गवर्नमेंट हैज मेनी टूल्स to influence the production and consumption of merit and demerit good, and in theory they can move output towards socially desirable level. However, effectiveness depends on factors such as PED, consumer behavior, enforcement capacity, availability of government funds. भाई आप एडवर्टाइजिंग किए जा रहे हैं, मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, तो फिर फायदा। आप सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, मैं खरीदने को तैयार नहीं हूं कम प्राइस पे, तो फायदा। फॉर गुड्स लाइक वैक्सीनेशन और एजुकेशन, सब्सिडीज एंड डायरेक्ट प्रोविजन कैन बी वेरी इफेक्टिव. For addictive goods such as tobacco, taxes and bans reduce usage only gradually and may create black markets. In conclusion, government can influence outcome but cannot guarantee perfect results. अब देखो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया सबको, अबे मैंने कहा कि यार इन कंक्लूजन देखो ये परफेक्ट रिजल्ट कभी भी आपको लाके नहीं देगा। द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज। कहता है सक्सेसफुल अप्रोच कौन सी है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज लेके चलें, कि सब्सिडीज के साथ साथ आप एडवर्टाइजिंग को भी लेके चलें, टैक्सेस को भी लेके चलें, सब चीज़ों को एक साथ लेके चलें, ताकि जो एक रूट कॉज है वो तो सामने आए ना, आप एक प्रॉब्लम तो सामने आए ना आपकी। तो ये होती है भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी, कोई मसले वाली बात बेटा। अच्छा, बच्चों ने मेजोरिटी यही वाला क्वेश्चन किया था, बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ गए थे। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन 3 रीजंस एसोसिएटेड विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाई द सप्लाई कर्व ऑफ पर्टिकुलर मार्केट में शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, शिफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि आपकी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है ना, आपकी सप्लाई बढ़ रही है, शिफ्ट टू राइट का मतलब आपकी सप्लाई बढ़ रही है। कहता है कि यार 3 रीजन बता दो लिंकिंग विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
क्या क्या हो सकते हैं? सब्सिडी का मिल जाना, वेजेस कम हो जाना, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कम हो जाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाना, सही है। ये चीजें होती हैं जिनसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। थ्री रीजन एसोसिएटेड विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे आपकी सप्लाई राइटवर्ड चली जाए, ठीक है ना। कितने मार्क? 3 मार्क। एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में ऑल्सो शिफ्ट सप्लाई कर्व ऑफ पर्टिकुलर मार्केट टू द राइट। और कहता है कि मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट किस हद तक सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर सकती है। तो अब यहां पे जरा देखिएगा, ये आपके पास तीन चीजें लिखी हुई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, रॉ मटेरियल आ गया, वेज रेट कम हो गया। कोई से भी तीन जिससे कॉस्ट कम हो जाए, आप लिखते हैं सप्लाई को आप डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग में सप्लाई को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिफाइन, डिफाइन सप्लाई एंड लॉ ऑफ supply, willingness and ability of a producer, not willingness and ability of a producer। अच्छा, definition क्या है? willingness and ability of a producer to produce a certain good or service। definition ये नहीं है willingness and ability of a supplier to supply a certain good or service। तो बेटा मतलब क्या है सप्लाई? तो बात ही नहीं आपकी पूरी हो रही ना। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि यार गवर्नमेंट किस हद तक आपकी जो है वो सप्लाई को जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर सकती है। तो अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे बताया हुआ है सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेगुलेशन चेंज वगैरह। कहता है कि व्हेन कॉस्ट फॉल फर्म्स कैन प्रोड्यूस मोर प्रॉफिटेबली एट द सेम प्राइस लेवल, दिस रिड्यूसेस अ मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल लोअर वेजेस मेक इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल चीपर टू ऑपरेट इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये AO1 ही चल रहा है, मैंने गलती से यहाँ पे AO2 लिख दिया है। ये आपका AO1 ही चल रहा है जहाँ पर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है ना। और इसको आपने एक्सप्लेन किया जी, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस और रेगुलेशंस के थ्रू आप लोग गवर्नमेंट की माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके आ सकते हैं जहां पर आप बिजनेसेस को फायदा दें। The extent to which supply curve will shift to right depends upon several factors. First, it depends on responsiveness of an industry in the firm. If production can be easily increased, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में स्पेयर कैपेसिटी होती है, तो अगर कॉस्ट कम होती है या आपको सब्सिडी मिलती है तो सप्लाई बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। हाउएवर एग्रीकल्चर जैसी बिजनेस में, एग्रीकल्चर जैसे काम में बेटा, इट इज़ डिफिकल्ट टू इंक्रीज सप्लाई, क्योंकि इसमें नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप फौरन से सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है, सेकेंडली द साइज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट। बहुत कम सब्सिडी दोगे या बहुत कम टैक्स कट कटोगे करोगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। उसके बाद लिखा हुआ है अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज में वर्क इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडी से खर्चा कम होता है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन आप लगाते हैं या मिनिमम वेज लॉज अगर आप लगाते हैं तो इससे आपके पास सप्लाई पे इतना कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फाइनली इट डिपेंड्स अपॉन PED इन द मार्केट। अगर डिमांड इन इलास्टिक है, जैसे कि अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं या मैं मेडिसिन की बात करूं, वैक्सीन की बात करूं, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देके उसकी प्राइस कम करवाता है तो क्या मैं जानबूझ के वापस से बीमार होऊंगा टू गेट माई सेल्फ चेकड अप एट अ चीपर प्राइस? ऐसा तो नहीं होता ना। In conclusion, although falling production costs and supportive government policy generally increase supply, the actual extent of the rightward shift will depend on industry conditions, the scale of cost reduction, and the balance between supportive and restrictive government measures. It depends on multiple factors. ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी क्या है, किस तरह सप्लाई बढ़ा रही है और किस तरीके से वो राइटवर्ड शिफ्ट करवाने की तरफ जा रही है। तो बेटा ये आपके पास इसका आंसर बन रहा होगा, कोई मसले वाली बात? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कह रहा है? कहता है जी, असेस द एक्सटेंट टू विच नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स PES is the most useful measure of elasticity to a firm needing to react quickly to changes in its market। मतलब कि वो यहाँ पे कहता है कि यार अगर मार्केट में चेंजेस आती हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या PES इज द बेस्ट वे टू डू दैट, PES की नॉलेज होना इज द बेस्ट वे। तो अब अगेन देखो, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ PES, इसके साथ हमें किसी और इलास्टिसिटी के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा। आप PED यूज कर सकते हो, आप XCD यूज कर सकते हो, आप YED यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी।
पॉइंटर्स आपके सामने है। पीईएस के साथ आपने स्टार्ट किया, आपने उसको बता दिया जी कि आपके पास पीईएस इलास्टिक क्या होती है, इलास्टिक क्या होती है, वगैरह वगैरह। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स यार, देखो कुछ चीजें होती हैं जो इतनी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं बेटा, ये हर चीज नोट्स में लिखी हुई है। हर चीज नोट्स में लिखी हुई है। बेनिफिट्स क्या क्या हमें पता चलता है कि किस तरह की हमारी अपनी औकात है, हमारी अपनी कैपेसिटी क्या है, हम लोग सप्लाई बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। ड्रॉबैक्स क्या है कि जी कैलकुलेशन के मसले आ सकते हैं, कुछ चीज़ें बाय नेचर इन इलास्टिक इन सप्लाई होती हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल गुड। अच्छा, अगर मेरी पीएस इलास्टिक है बट डिमांड बेकार है तो फायदा सप्लाई इलास्टिक होने का, नुकसान है ना। फिर फिर राइट द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पीईडी। पीडी की आपने नॉलेज दी कि जी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, रेवेन्यू डिसीजन में हेल्प करता है, टैक्सेस के हिसाब से हेल्प कर रहा है। ड्रॉबैक क्या है कि यार टाइम के हिसाब से चेंज होता है, कस्टमर का डेटा एक्यूरेसी इस पे मसला आता है, कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट होता है। अ प्रोडक्ट कैन बी इलास्टिक टू वन इंडिविजुअल एंड इन इलास्टिक फॉर अनदर। हर बंदे की रिस्पॉन्सिवनेस अलग होती है, ठीक है ना। बहुत बेसिक सवाल है यार। फिर आपने क्या करना है जी, यहां पर आपने इवैल्यूएशन की। Although knowledge of PES is helpful because it shows a firm how quickly it can respond to changes in price, it is not always the most useful measure on its own. मैंने क्या लिखा जी, PES is helpful but it is not always useful on its own। तो हमें मल्टीपल चीजें साथ लेके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि PES आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताता है। PES ये नहीं बताता है कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इन मेनी केसेस पीईडी इज मोर यूजफुल, क्योंकि वो हमारे रेवेन्यू सेल्स को अफेक्ट कर रहा होता है कि इलास्टिक है तो प्राइस कम करें, इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा दें, वगैरह वगैरह। ऑन दी अदर हैंड, if demand is elastic, knowing PES helps the firm take advantage of rising prices, therefore both elasticities are important। मैंने कहा जी दोनों इंपॉर्टेंट। लेकिन पीईडी क्या होता है, वो डायरेक्ट गाइडेंस आपको देता है प्राइसिंग और रेवेन्यू की, और पीईएस आपको गाइडेंस दे रहा होता है आपकी अपनी कैपेसिटी की, आपकी अपनी औकात क्या है। तो इन कंक्लूजन पीईएस इज यूजफुल but PET is usually the more important measure for most firms when deciding how to react in the market। अगर मुझे लग रहा है कि यार मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो मैं उसको ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि मेरा कंज्यूमर मेरे लिए दीवाना है और मेरी डिमांड, मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, मैं उसी के हिसाब से काम करना शुरू करूंगा ना। मैं पे ज्यादा प्राइसेस बढ़ाऊंगा, ज्यादा प्रोडक्शन करने की करूंगा, समझ रहे हैं। तो कहता है कि यार इवेंचुअली पीईडी मेरे हिसाब दोनों इंपॉर्टेंट है, बट कंज्यूमर मार्केट को देखने के लिहाज से पीईडी इज मोर यूजफुल देन पीईएस। तो ये उसके सवाल का एक ओवरऑल जजमेंट, कोई मसले वाली बात। अच्छा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सेक्शन सी, विद द हेल्प ऑफ एडीएएस डायग्राम। बेटा अगर वो डायग्राम बनाने की बात बोलता है तो ये आ जाएगा नॉलेज में। एक्सप्लेन वन डिमांड साइड एंड वन सप्लाई साइड कॉज ऑफ डिफ्लेशन। बेटा डिमांड साइड कॉज ऑफ डिफ्लेशन कौन सी होती है, बैड डिफ्लेशन। सप्लाई साइड कॉज ऑफ डिफ्लेशन कौन सी होती है, गुड डिफ्लेशन। ये क्वेश्चन भी मैंने कैंडिडेट रिस्पॉन्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है कि आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। एंड कंसिडर विच इज लाइकली टू बी मोर डैमेजिंग टू इकोनॉमी। देखो ये तो बड़ी सेंसिबल सी बात है कि डिमांड साइड वाली ज्यादा डैमेजिंग होती है, तभी तो इसका नाम बैड डिफ्लेशन है ना, वरना इसको न्यूट्रल डिफ्लेशन बोल देते। बैड डिफ्लेशन नाम से ही पता चल रहा है कि बुरी है। अब यहाँ पे देखें जरा, डिफ्लेशन क्या है, सस्टेन फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। एडीएएस डायग्राम आपके सामने आ गई है, डिमांड साइड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, सप्लाई साइड आपने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। डिमांड साइड डिफ्लेशन किस तरह आ सकती है, आपकी इनकम लेवल। अच्छा, अब बच्चे इतने अजीब पागल बच्चे हैं, वो यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अबे उसने तुमसे पूछा है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी है, यार क्या कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लग गई जी, इन्फ्लेशन कम हो गया। ओ भाई को खुदा का खौफ करो यार। उसने आपसे पूछा है कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। उसने बोला बैड डिफ्लेशन के बारे में बता दो, कोई भी एग्जाम्पल दो, क्यों घुसा रहे हो फिस्कल पॉलिसी को। आप लिखेंगे कि भाई मेरी कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर गई, फॉर एग्जांपल, सिंपल है भाई, मैं नहीं करना चाह रहा, खत्म। या इन्वेस्टमेंट गिर गई है, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिर गई है, खत्म बात। सीधी सीधी एक लाइन की एग्जांपल दें। पूरी फिस्कल पॉलिसी की दास्तान दुख दास्तान उसकी सुनाते जा रहे हैं। आपका ईडी गिरेगा, आपने ये डायग्राम बनाई, यहां पर बेटा लेबलिंग बड़ा मैटर करेगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर लेबलिंग गलत है तो।
आउटपुट गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, सप्लाई साइड में प्राइस लेवल गिरी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गई, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। गुड डिफ्लेशन, बैड डिफ्लेशन आपने बता दिया उसको। इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन डिपेंड्स ऑन वेदर, impact of deflation depends on whether it is caused by demand side और supply side। demand side deflation किस तरह से होती है, supply side कैसे होती है, तो ओवरऑल जो ज्यादा हार्मफुल है वो आपके मुल्क के लिए कौन सी वाली है भाई। while both types of deflation lead to fall in general price level, demand side deflation is generally harmful, destabilizing। सप्लाई साइड की जो है वो अच्छी होती है, स्टेबिलिटी आती है, सस्टेनेबिलिटी आती है। खत्म कहानी यार, खत्म। पूरे के पूरे 8 मार्क थे इस सवाल के जो आप इजी गेन कर सकते थे। अगर इसी का पार्ट बी देख लें, अब देखो आ गया फिस्कल पॉलिसी का सवाल। अगर आप फिस्कल पॉलिसी इधर पार्ट ए में घुसा देते तो बी में क्या लिख के आते, बिरयानी बनाने की रेसिपी लिख के आते उसमें। तो बेटा जरा सवाल को देखा करो, पढ़ा करो। assess the extent to which using fiscal policy would be the best way to reduce high rate of inflation। अब देखो वापस से वही कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आ गई। तो जिन बच्चों ने पार्ट ए में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में लिख दिया वो पार्ट बी में क्या लिखेंगे। कहता है जी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इन्फ्लेशन, assess the view extend assess the extent to which it can happen। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल सवाल है ये तो पूरा। ऐसा क्वेश्चन उसने दे दिया है कि आपके पूरे पूरे मार्क्स से। फिस्कल पॉलिसी आपने बता दी, एग्रीगेट डिमांड आपने कम कर दिया, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आपके पास कैसे ही लगती है। अच्छा फिर आपने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बेनिफिट्स बताए, ड्रॉबैक्स बताए, ये सब ऑलरेडी नोट्स में आपके पास मौजूद है बेटा। ये कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए। आपने दोनों के बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बता दिए इन डिटेल, आपने पूरी कहानी उसको एक्सप्लेन कर दी है। शॉर्ट रन इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन आपके पास जल्दी से कम हो जाती है, और ओवरऑल जो है वो आपने उसको बता दिया। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या हैं कि यार हो सकता है कि हर बंदा टैक्स कट को वैसे रिएक्ट, टैक्स इंक्रीज को वैसे रिएक्ट ना करे जैसे गवर्नमेंट चाह रही थी। टैक्सेस बढ़ भी गए तो हो सकता है मेरी स्पेंडिंग में कोई फर्क ना आया हो, मैं भी स्पेंडिंग कर रहा हूँ दबा के, टाइम लैग के मसले, ये वो सारी बातें आपको पता है। अच्छा अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चा, ये मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है, करेक्ट है ये भी, लेकिन मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करता कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ लिंक कर देता है। गलत नहीं है, अगेन सही है, करेक्ट है, बट ये अच्छी चीज नहीं है। रीजन बीइंग फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करूं वो भी एग्रीगेट डिमांड गिराएगा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं वो भी एग्रीगेट डिमांड गिराएगा, दोनों ही एग्रीगेट डिमांड गिराते। तो इट इज बेटर कि अगर आप ऑल्टरनेटिव अप्रोच पे जा रहे हैं तो ऐसी अप्रोच पे जाएं जहां पर सप्लाई पे अफेक्ट आ रहा हो, दैट इज सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में लिखें, सप्लाई साइड पॉलिसी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखें कि जी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा, लॉन्ग टर्म होती है, सस्टेनेबल होती है, इन्फ्लेशन नहीं आती, लेकिन एक्सपेंसिव है, स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, अनसर्टेन इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आपको ये आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन, अब देखो वही वाली बात है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन था, उसने बस ये बोल दिया कि जी फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन। हालांकि बात ये नहीं है, बात ये होती है कि डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मेरे पास क्या कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है तो मैं उसको फिस्कल पॉलिसी से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, सही है ना। तो व्हेन कंपेयरिंग फिस्कल पॉलिसी विद सप्लाई साइड द यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, पहली बात यही लिखी हुई है, और टाइम फ्रेम। Fiscal policy is more effective in short run whereas supply side is more effective in the long run। उससे एग्रीगेट सप्लाई वगैरह बढ़ती है, कैसे होता है जजमेंट। ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कंट्रोलिंग हाई इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन स्पेशली इफ इट इज कॉज्ड बाय एक्सेस डिमांड, बट सप्लाई साइड आर मोर सस्टेनेबल। Therefore, most effective approach would be to use combination of both: fiscal policy to control inflation immediately, supply side to secure long-term stability, or if there is demand side inflation, which is known as demand pull inflation, fiscal policy is more recommended than supply side policy. And if there is cost push inflation, supply side policy is recommended and डिमांड फिजिकल पॉलिसी विल बी ऑफ नो यूज। इस तरीके से जजमेंट बेटा आपने देनी हो, कोई मसले वाली बात।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, with the help of diagram, explain two ways in which a fall in the balance of trade in goods may affect the value of floating exchange rate। कहता है कि दो तरीके बता दो कि अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड गिरता है तो उससे उससे आपके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे क्या अफेक्ट आएगा। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड गिरता है इसका मतलब क्या है कि या तो आपके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं या तो आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। ये दो रास्ते होते हैं जिससे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड गिरता है। बेटा, अगर आपके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं इसका मतलब है लोग आपसे कम खरीद रहे हैं, तो इससे आपकी डिमांड फॉर करेंसी गिरती है, इससे वैल्यू ऑफ करेंसी गिर जाती है। अगर आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, यू आर पेइंग मोर। तो जब आप ज्यादा पे कर रहे होंगे तो आप अपनी करेंसी ज्यादा दे रहे होंगे, यानी कि इससे आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाती है, इससे भी आपका एक्सचेंज रेट गिरता है। ठीक है, दो रास्ते सामने आ गए। एंड कंसिडर the extent to which a change in the relative rate of interest between two countries may have greater impact on the exchange rate। कहता है कि अगर आपका एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट सॉरी, चेंज हो जाता है तो क्या इससे आपके पास इंपैक्ट पड़ेगा आपके एक्सचेंज रेट पे। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है तो मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा इस तरह का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में करें। बट यहाँ पे देखिए जरा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिफाइन किया क्या होता है। डायग्राम आपने बना दी है, देखो डायग्राम इन AO1, ये AO1 का पार्ट है, ठीक है ना। डायग्राम आपने बना दी, हायर इंपोर्ट लोअर एक्सपोर्ट, वही दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं। एनालिसिस क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो क्या अफेक्ट आएगा। देखो, बड़ी चीजें होती हैं, अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग पाकिस्तान में सेविंग करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड फॉर करेंसी आपकी बढ़ती है, ठीक है ना। अगर चाइना में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो पाकिस्तानी बंदा चाइना में सेव करेगा, तो डिमांड फॉर चाइनीज युआन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखें जरा, इफ रिलेटिव इंटरेस्ट रेट राइज इन वन कंट्री, इट अट्रैक्ट्स हॉट मनी फ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह आपके मुल्क में सेव करते हैं, तो आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, करेंसी अप्रिसिएट होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो करेंसी डेप्रिसिएट होगी, लोग दूसरी कंट्री में सेव करेंगे। द एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी। बेटा, लोग बांग्लादेश में अभी क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, या लोग बांग्लादेश में क्यों अभी सेविंग नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर तो पूरी हुकूमत ही गिर गई। श्रीलंका में आज से 2 साल पहले 3 साल पहले लोग क्यों नहीं कर रहे थे, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन था। जिम्बाब्वे में लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, इन पे मैटर करता है कि आप कितना, लोग जो है वो आपके मुल्क में सेव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। अदर फैक्टर जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, कैपिटल हो गया, स्पेकुलेशन वगैरह, ये भी बड़ा मैटर कर रही है। इवैल्यूएशन, अ फॉल इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन वीकन अ करेंसी बिकॉज फ्यूअर एक्सपोर्ट्स रिड्यूस डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी एंड हायर इंपोर्ट्स इंक्रीज सप्लाई फॉर फॉरेन मार्केट, ये आपको मैं बता चुका हूँ। However, this effect is often slower and may depend on how large and persistent the trade deficit is. In contrast, changes in relative interest rate between two countries can have a much quicker and stronger effect on the exchange rate. This is because international investors and speculators react immediately to a higher interest rate by moving money to countries that offer better returns. सारी वही बातें चल रही हैं। Increasing demand for that currency, the overall impact also depends on factors like investors' confidence, inflation, वगैरह, political stability. Therefore, while both trade balance and interest rate changes affect exchange rate, in the short run, interest rate changes usually have a greater impact. But in the long run, continuous trade deficit can also put sustained downward pressure on the currency. कहता है कि शॉर्ट रन में इमीडिएट इफेक्ट के लिए इंटरेस्ट रेट अफेक्ट कर रहा होता है, बट इन द लॉन्गर रन, अगर आपकी करेंसी पे अफेक्ट आता है, इन द लॉन्गर रन अगर आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है कि वो आपको ज्यादा लंबा अरसा डेफिसिट में घुसा के रखे। कोई मसले वाली बात बेटा, समझ गए। Assess whether an improvement in the terms of trade or a surplus on the current account of the balance of payment is of more benefit to an economy। कहता है कि मुझे ये बताओ, आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है या करंट अकाउंट का सरप्लस होना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी बात सुनो। करंट अकाउंट का मतलब है एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100।
अब अगर मैं टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ाना है, इंपोर्ट प्राइस को कम करना है। और अगर मैं करंट अकाउंट्स को सरप्लस में लेके जाना चाह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और इंपोर्ट्स कम करवाने हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, और मैं इंपोर्ट प्राइस कम करूंगा तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि हम लोग करें तो करें क्या। ठीक है, तो दोनों में से कौन ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। अब यहाँ पे देखें जी, टर्म्स ऑफ ट्रेड का आपने फॉर्मूला बताया, डायग्राम बता और बेसिक आपने नॉलेज दी और आपने कहानी अपनी एक्सप्लेन करना शुरू कर दी है। करंट अकाउंट सरप्लस की आपने कहानी एक्सप्लेन करना शुरू कर दी कि वो क्या होता है। सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बेनिफिट्स क्या क्या है। आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, यानी कि पहले आप 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदते थे चाइना की, अब आप 1 रुपए में 15 टॉफियां खरीद सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप सेम एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, रेपुटेशन वगैरह, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं। आपकी इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा, इफ कॉस्ट बाय हायर एक्सपोर्ट प्राइसेस एक्सपोर्ट में बिकम लेस कंपैरेटिव, ये ड्रॉबैक है। एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो लेस कंपैरेटिव हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगी, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पावर कम हो जाएगी। करंट अकाउंट आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने आपको बात अभी बताई है। रिस्क ऑफ डैमेज इंडस्ट्री, कि जी इंडस्ट्री आपकी डैमेज हो सकती है। करंट अकाउंट सरप्लस की क्या 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 फायदे होते हैं। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बेहतर है, एक्सचेंज रेट बेहतर होता है, सिक्योरिटी होती है। ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं भाई, कि आपके इंपोर्ट्स अगर जो है वो कॉस्ट वो बढ़ सकती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपके पास आ सकती है। ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है जी, परसिस्टेंट सरप्लस आपके पास आता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपके पास आ सकता है, ट्रेड टेंशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर इवैल्यूएशन को देखो। इवैल्यूएशन क्या कह रही है, whether an improvement in the terms of trade or current account surplus is more beneficial depends on the situation of economy। किस पर डिपेंड करता है, इकोनॉमी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। An improvement in terms of trade can quickly raise living standard because the country can buy more import for the same export, but this may harm competitiveness अगर एक्सपोर्ट प्राइस आपके पास ज्यादा है। इन कॉन्ट्रास्ट, current account surplus usually reflects strong export performance and provides long term financial security, but can also create inflationary pressure, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अगर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो आपका एडीबी बढ़ता है, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपके पास आ सकता है। In the short run, an improvement in the pressure and in the short run, an improvement in the terms of trade may feel more beneficial for consumers, while in the long run, current account surplus is stronger। तो मैंने बोला कि शॉर्ट रन में टर्म्स ऑफ ट्रेड ठीक है, बेहतर है, लेकिन लॉन्ग रन में यू शुड फोकस ऑन करंट अकाउंट, क्योंकि उससे आपके पास स्टेबिलिटी आती है, सस्टेनेबल ग्रोथ आती है। Overall, a surplus on the current account is likely to bring greater and more lasting benefits. Although the best outcome for an economy would be to have both stronger terms of trade and stronger current account surplus। तो बेहतर क्या है कि दोनों चीजों का पॉजिटिव होना आपके लिए बड़ा जरूरी है। बट शॉर्ट रन में टर्म्स ऑफ ट्रेड इज हाईली इंपॉर्टेंट, एंड लॉन्ग रन में करंट अकाउंट सरप्लस होना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई है बेटा बात। डन। चले जी, क्लास ऑफ करें बेटा, अल्लाह हाफिज।